बच्चा लोगों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में समझ लीजिए कि पूछे जाने वाले ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है कि 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र का अधिकतम विभव 6 किलो वोल्ट है तथा 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र का अधिकतम विभव 1 किलो वोल्ट है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर कितना अधिकतम विभव लगाया जाए कि दोनों कार्य करते रहें। देखिए संधारित्र का क्वेश्चन है और दिया क्या है कि आपके पास 2 संधारित्र हैं। कौन कौन से? एक संधारित्र है 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा है 1 माइक्रोफैराड का। दोनों पर अलग अलग विभव, यदि ये 2 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है उस पर 6 किलो वोल्ट का अधिकतम विभव लगाया जा सकता है, जबकि 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर अधिकतम विभव 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट लगाया जा सकता है। अब शर्त क्या दी है कि इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा और फिर हम अधिकतम विभव कितना लगाएं कि ये दोनों कार्य करते रहें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें चित्र बना लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक संधारित्र हमने ये लिया है और एक संधारित्र ये लिया हुआ है। इसका मान है 2 माइक्रोफैराड और इसका मान है 1 माइक्रोफैराड और इस पे अधिकतम विभव है लगाया गया 2 माइक्रोफैराड पर 6 किलो वोल्ट और 1 माइक्रोफैराड पर लगाया गया 1 किलो वोल्ट का विभव। तब तक ये कार्य करेंगे, इससे ज़्यादा विभव होगा तो ये कार्य नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखें कि जब इनको अलग अलग हम चार्ज किए होंगे तो इन पर आवेश कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा C1 बराबर है 2 माइक्रोफैराड था तो हमने बदल के यहाँ पर लिख लिया है 10⁻⁻6 और ये लिख दिया फैराड। इस पर वोल्टेज कितना लगाया गया? वोल्टेज लगाया गया V1 है 6 किलो वोल्ट। किलो का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पर आपने 10⁻3 लिखा और ये लिख लिया वोल्ट। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की बात करें तो दूसरे संधारित्र पर का जो मान है वो है 1 माइक्रोफैराड, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे 1 × 10⁻⁻6 फैराड। और जो वोल्टेज इस पे लगाया गया अधिकतम है वो 1 किलो वोल्ट है। 1 किलो वोल्ट का मतलब हो गया 1000 वोल्ट। अब देखेंगे कि इसमें अधिकतम आवेश कितना दोनों में आ सकता है। जैसा कि आपको फार्मूला पता है Q बराबर C × V से, तो हमने यहाँ पर लिखा है Q1 बराबर C1 V1। तो Q1 का मान कितना लिख दें? Q1 आपका मान पता करना है तो Q1 की जगह पर आप Q1 लिख लीजिएगा। C1 की जगह पर लिख दिया है 2 × 10⁻⁻6 और वोल्टेज लिख लिया है 6 × 10⁻3। तो 6 और 2 का गुणा हो जाएगा, यह आएगा 12 × 10⁻³ कूलम। तो पहले संधारित्र पर 12 × 10⁻³ कूलाम का अधिकतम आवेश रखा जा सकता है। इसी प्रकार हम दूसरे पे देखते हैं तो Q2 बराबर आएगा C2V2 और Q2 बराबर 1 × 10⁻⁻6 C2 का मान लिख लिया और ये वोल्टेज लिखा है 10⁻3। ये मिल के आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ कूलाम। तो देखिए यहाँ पर पहले संधारित्र पर 12 × 10⁻³ कूलाम का आवेश अधिकतम हो सकता है और दूसरे संधारित्र पर 1 × 10⁻³ कूलाम का आवेश हो सकता है।
अब जैसे यहाँ पर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में हम धारिता पहले पता कर लें। तो लिखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता, श्रेणी क्रम में धारिता का जो फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c बराबर C1 का मान कितना है, C1 का मान है 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। C2 का मान कितना है 1, तो आपने यहाँ पर 1/1 लिख दिया है। इनको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/c बराबर 3/2 और C का मान निकल जाएगा C बराबर 2/3 माइक्रोफैराड, या हम इसको ये लिख सकते हैं C बराबर 2/3 गुणे 10⁻⁻6 फैराड। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल धारिता कितनी हो गई, ये टोटल धारिता हो गई 2/3 गुणे 10⁻⁻6। जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जो आवेश होगा वो दोनों संधारित्रों पर समान होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर, चाहे 2 जोड़े हों चाहे 4 जोड़े, जितने भी संधारित्र जुड़े होंगे सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है। तो अब देखिए ये जब श्रेणी क्रम में हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो दोनों पर आवेश समान रहेगा। तो यदि हम ऐसा कोई विभवांतर लगा दें कि 1 गुणे 10⁻⁻1 गुणे 10⁻3 कूलाम इस पर आवेश हो जाए, और -3 गलती से हो गया, सही करिएगा, 1 गुणे 10⁻3, और ये है 12 गुणे 10⁻3। यदि हम ऐसा इन दोनों के बीच में विभवांतर लगा दें कि दोनों संधारित्रों पर 1 गुणे 10⁻3 कूलाम का आवेश इस पर हो तो ये दोनों कार्य करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है, माना कि दोनों संधारित्रों के बीच विभवांतर अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम लगाया जा सकता है। तो देखिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है Q बराबर C × V। Q का मान हम ये लिख दें कितना, ये है 1 गुणे 10⁻³ और C कितना आया है 2/3 गुणे 10⁻⁻6, और वोल्टेज की जगह पर आप V लिख लें। क्रॉस गुणा कर दें यहीं पर, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तो होगा, क्रॉस गुणा जब करेंगे तो 3 गुणे 10⁻³ और बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा गुणे में V। तो V बराबर आ जाएगा
3 गुणे 10 की पावर -3 और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6। इसको यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो v बराबर आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा, घटा दीजिएगा, 1.5 गुणे 10 की पावर 6 में से 3 घटेगा 3, ये वोल्ट हो गया। या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 1.5 किलो वोल्ट, और ये है आपका आंसर। यानी कि यदि इन दोनों संधारित्रों के बीच में 1.5 यानी 1.5 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाएगा तो दोनों संधारित्र ये जो है कार्य करते रहेंगे और ये जो विभव होगा वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम विभव होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत टेक्नीशियन के पास 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर्याप्त मात्रा में है, 1 किलो वोल्ट विभवांतर से जोड़कर चलाना वो चाहता है, जबकि संयोजन की कुल धारिता 2 माइक्रोफैराड प्राप्त हो, जबकि कोई भी संधारित्र 400 वोल्ट से अधिक विभवांतर को वो सहन नहीं कर सकता है। आवश्यक परिपथ बनाकर संधारित्रों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि कोई टेक्नीशियन है, वो ये कह रहे हैं कि उसके पास 1 माइक्रोफैराड के संधारित्रों की संख्या पर्याप्त है और उसको जो है इस तरह से परिपथ बना करके वो चलाना चाहता है कि अधिकतम विभवांतर कितना लगाया जाए उनके सिरों के बीच में, कि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। जबकि शर्त यहाँ पर ये दे रखी है कि संयोजन जो है वो जो परिपथ बनाए उसकी जो कुल धारिता हो कितनी हो, 2 माइक्रोफैराड हो, और ये भी शर्त है कि कोई भी संधारित्र 400 वोल्ट से ज़्यादा विभवांतर वो सहन नहीं करेगा। 400 वोल्ट से ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे तो खराब हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना अधिकतम वोल्टेज है उसके पास लगाए जाने वाला, 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट, नहीं तो हम लिख सकते हैं आरोपित विभवांतर कुल आरोपित विभवांतर कितना है, 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट। अब देखिए संधारित्र अधिकतम सहन कितना कर सकता है, तो एक संधारित्र अधिकतम वोल्टेज सहन कर सकता है वो कितना, 400 वोल्ट सहन कर सकता है, 400 वोल्ट सहन कर सकता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में आपको संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा, कितने जोड़ना पड़ेगा ये हम पता करेंगे। इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले संधारित्रों की संख्या, अब यहां पर देखिए जरा, देखिए अधिकतम 1000 वोल्ट है और 400 वोल्ट एक सहन कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि भैया एक संधारित्र यदि हम लगाते हैं ये वाला और एक संधारित्र हमने ये लगा दिया और बराबर मान के संधारित्र हैं, दोनों की वैल्यू 1-1 माइक्रोफैराड है, तो इनके बीच में
श्रेणी क्रम में अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि इनके बीच में आवेश भी क्या होता है, समान होता है। जब इन दोनों का आवेश समान हो गया और धारिता भी समान, इसका मतलब दोनों के बीच में विभवांतर भी समान होगा। तो ये एक जो है संधारित्र वो 400 वोल्ट विभवांतर सहन कर गया, दूसरा वाला भी 400 सहन कर गया। लेकिन यदि यहाँ पर हम तीसरा एक और विभवांतर लगा दें तो ये हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो नहीं, यहाँ पर ऐसा देखना चाहें कि 1000 को यदि आप 400 से भाग करते हैं तो ये मान आपका निकल गया 2.5। अब इनकी 2.5 जो है संधारित्र लगाए जाए इसके साथ में तो 1000 का विभवांतर सहन कर सकता है, 2.5 तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम जो है 3 संधारित्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 संधारित्र। 2.5 कहाँ से पता चल गया, 1000 वोल्ट को यदि 400 से भाग करेंगे तो 2.5 निकला। यानी कि यदि 2.5 संधारित्र इसी तरह के लगा दें तो 1000 वोल्टेज को माइनस कर लेगा, लेकिन आपके पास 2.5 तो हो नहीं सकता, या तो 2 करें या तो फिर 3 करें। तो हमने 3 संधारित्र यहाँ पर लगा दिए। तो कैसे 3 मालूम हो गया, ये आपको यहाँ से पता चल गया कि 3 संधारित्र हमको यहाँ पर लगाने होंगे। तो 3 संधारित्र हमने लगा दिए और ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैराड और ये हो गया 1 माइक्रोफैराड और ये 1 माइक्रोफैराड। अब यदि इनके बीच में हम 1000 वोल्टेज लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये तीनों अपना काम भी करेंगे और 1000 वोल्टेज को ये सहन भी कर लेंगे। लेकिन शर्त यहाँ पर एक और है कि भैया ये परिणामी धारिता कितनी हो, 2 माइक्रोफैराड हो। तो अब 2 माइक्रोफैराड हो, इसका मतलब इनका यदि हम देखेंगे तो 1 और 1 और 1 जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका 1/3 मान निकल जाएगा, जबकि 1/3 नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की धारिता। तो यहां पर हम लिख लेंगे परिणामी धारिता बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब हम 3 से ज़्यादा तो श्रेणी क्रम में लगा ही नहीं सकते, लगाएंगे तो हमारी यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाएगी, और 3 से कम लगाएंगे तब भी हम यहाँ पर 400 वोल्टेज लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए 3 संधारित्र तो हमने लगा दिए श्रेणी क्रम में। अब कितने संधारित्र हम लगाएंगे समांतर क्रम में कि टोटल वैल्यू कितनी निकल जाए, ये निकल जाए आपकी 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना n पंक्तियों में 3 संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको 2 माइक्रोफैराड की धारिता मिलेगी। तो देखिए एक पंक्ति की धारिता आप निकाल लीजिए, इसलिए एक पंक्ति की धारिता, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आपने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिए भैया जरा, 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो ये हो जाएगा 1/c बराबर, यहाँ पर नीचे तो आपका 1 ही रह जाएगा, नीचे यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, लेकिन ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टोटल धारिता आपको मिल जाएगी c बराबर 1/3। यानी एक पंक्ति की धारिता कितनी मालूम हो गई आपको, 1/3 मालूम हो गई। अब हम इस तरह की कितनी पंक्तियां लगाएंगे, इस तरह की n पंक्तियां लगाएंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे इसलिए परिपथ की धारिता, क्योंकि n पंक्तियां तुमने कैसे लगा दी, समांतर क्रम में लगा दी, तो ऐसे समझ लीजिएगा भैया, देखिए एक तो हमने ये लगा दिया, ये 3 हो गई, एक हमने ऐसे फिर लगा दी ये इस तरह से, और इनको हमको कहाँ तक का लगाना है, हमको यहाँ इनको लगाना है n पंक्तियों तक के, n पंक्तियों तक के लगाना है।
तो धारिता निकालने के समांतर क्रम में धारिता क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एक पंक्ति की धारिता कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, और परिणामी धारिता कितनी है, 2 हो गई। एक की कितनी हो गई धारिता, 1/3 प्लस, और इसको कहाँ तक का ले जाएंगे हम, n तक का ले जाएंगे, तो 1/3 प्लस 1/3, और कहाँ तक का ले जाएंगे, n तक का ले जाएंगे। तो 2 बराबर, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा n/3, क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, तो n बराबर हो जाएगा 6 पंक्तियां। 6 पंक्तियां आपको लगानी पड़ेंगी और हर एक पंक्ति में 3 संधारित्र लगाने होंगे। तो अब यदि हमको टोटल भैया संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसलिए संधारित्रों की कुल संख्या, तो देखिए एक पंक्ति में संधारित्र है कितने, 3 है, 3, ये 3 लिख लीजिएगा, और टोटल जो है पंक्तियां कितनी हैं, ये है हमारी 6, तो टोटल संधारित्र बन गए कितने, 18 संधारित्र आपको परिपथ में लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये परिणामी धारिता कितने निकलेगी, 2 माइक्रोफैराड निकलेगी, और अधिकतम विभवांतर उसके जो है वो लगाया जा सकता है कितना, 1000 वोल्ट का। तो चलिए आइए इसका परिपथ कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक संधारित्र पहले लगाएंगे ऐसे, फिर दूसरा संधारित्र लगा देंगे, और फिर तीसरा संधारित्र, ये तीनों 3 श्रेणी क्रम में लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे, ये हो गया। अब लगाना तुमको कहाँ तक कि 6 पंक्तियों तक का लगाना है, तो ये हो गया और इस तरह से हो गया। फिर और बढ़ाइए, ये हो गया, ये हो गया, एक 2 3 4 5, अभी एक बाकी है, और इन सबको जो है एक साथ हम जोड़ देंगे, और ये जाके आपका ये परिपथ तैयार हो गया। और यहाँ पर आप A लिख सकते हैं और यहाँ पर B लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हम 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में और 6 लाइनें हम इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ करके बनाएंगे, तो टोटल वैल्यू इनकी कितनी निकल जाएगी, 2 माइक्रोफैराड निकलेगी, और अधिकतम लगाया गया विभवांतर कितना हो जाएगा, ये 1000 वोल्ट है, जिससे ये पूरा परिपथ सही सलामत कार्य करेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 तरंगों की तीव्रता I तथा I प्लस डेल्टा I है, जहां I का जो मान है बहुत ज़्यादा है डेल्टा I से, तो सिद्ध कीजिए कि अधिकतम तीव्रता 4I और न्यूनतम तीव्रता डेल्टा I मॉड स्क्वायर करेंगे अपान 4I होगी, यह निकालना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये इसमें हम ये लिख लेते हैं, तरंगों की तीव्रताएं कौन कौन सी हैं, I1 और I2 हैं, तो इन लिखेंगे तरंगों की तीव्रताएं, तरंगों की I1 व I2 है। तो किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। अब यहां पर अधिकतम तीव्रता की बात की है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए
अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो +1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, जब यहाँ पर +1 लिख देंगे, या हम यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं कि फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फाई बराबर 0 हो या फिर cos फाई का मान +1 हो जाए। तो ये लिख देंगे आई मैक्सिमम MAX। I1 की जगह पर ये हमने यहाँ पर तीव्रताएं इनकी कितनी थी बताई है। पहले वाली की तो I1 के यहाँ पर जो लिखा गया है वो I1 को तो I लिखा गया, I1 को तो I लिखा गया है, और I2 को लिखा गया है, I2 को लिखा गया है, ये हम लिख देंगे I2 बराबर होगा I प्लस डेल्टा I। लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि I का मान डेल्टा I के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, I मैक्सिमम बराबर होगा I1 प्लस I2 और +2 अंडर रूट I1 I2, और इसकी जगह पर cos फाई की जगह पर हमने +1 लिख लिया है। अब जो शर्त यहाँ पर बताई है कि डेल्टा I का जो मान है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 और I2 को हम क्या लिखें कि या तो हम ऐसे बोलें कि डेल्टा I बहुत कम है, बहुत कम है किससे, I से। तो हम ये मान सकते हैं कि I1 और I2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए I1 बराबर I2 बराबर कितना मान लें, I मान लें। तो ये हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर I1 की जगह पर हम I लिख दें और इसकी जगह पे भी हम I लिख लें, +2 लिख दें, और अंडर रूट I1 की जगह पर I और इसकी जगह पे भी हम I लिख दें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, I और I का मान मिलके हो जाएगा कितना, 2I, और इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये I हो जाएगा, प्लस का 2 पहले से लिखा हुआ तो 2I हो गया, ये मिल करके हो जाएगा 4I, और आपका पहला पार्ट इसमें सिद्ध हो गया, I मैक्सिमम बराबर 4I। I मैक्सिमम बराबर कितना हो गया, 4I। ये सिद्ध हो गया। अब देखिए यहां पर कहा है न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए जैसा कि आपको पता है, न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो cos फाई कितना हो जाएगा, -1। तो यहां हम लिख देते हैं I मिनिमम, I मिनिमम कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब यहीं पर देखिए ये आपका बन जाएगा माइनस का, माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2, ये लिख दिया। अब यहां पर हम लिखेंगे I मिनिमम बराबर, I मिनिमम बराबर I1 की जगह पे तो हम I लिख रहे हैं, चलिए यहां पर हमने I लिख लिया, और I2 की जगह पर लिख देंगे I प्लस डेल्टा I, माइनस ये लिख दिया, और ये 2 हो गया और अंडर रूट का निशान लगा दिया, और इसकी जगह पर हमने लिखा है I, और ब्रैकेट में लिख दिया I प्लस डेल्टा I, ये लिख दिया। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यदि इसको हम खोल रहे हैं ब्रैकेट को, तो I मिनिमम बराबर I, तो ये हो गया। यहां पर हमने क्या किया है, I प्लस डेल्टा I लिख दिया है, और
माइनस, इसको भी यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यदि हम खोल लेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 2, आई से इसका गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई इंटू डेल्टा आई। आगे देखिए यहां पर आई और आई मिलके कितना हो जाएगा 2i हो गया और प्लस डेल्टा आई। यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए क्या दिमाग लगाना है, माइनस का हमने 2 लिख लिया है। यदि हम आई स्क्वायर, देखिए इधर आई स्क्वायर कॉमन है नहीं, लेकिन हम आई स्क्वायर पूरा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगा आई और अंदर बचा कितना, इसकी जगह पे तो 1 हो गया और प्लस ये हो जाएगा आई इंटू डेल्टा आई अपान आई स्क्वायर। अब स्क्वायर से आई कट गया तो ये हमारे पास आया 2i प्लस डेल्टा आई माइनस 2i। अब यहां पर देखिए बचा कितना है, ये बचा अंडर रूट के अंदर बचा है 1 प्लस डेल्टा आई अपान आई। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा 2i प्लस डेल्टा आई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये माइनस का 2i तो लिखा था, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है 1 प्लस डेल्टा आई अपान आई की होल पावर 1/2। 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि अंडर रूट हटाया, 1/2 पावर यहाँ पर लगा दी है। अब इतने को आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सा, 1 प्लस डेल्टा आई अपान आई की होल पावर 1/2। इसको हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। तो द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2i प्लस डेल्टा आई, तो ये पहले से था, यहाँ पर हमने माइनस का 2i लिखा और लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। ये होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स, यानी पावर आपकी यहाँ पर पहले चली आएगी 1/2 डेल्टा आई अपान आई, 1/2 डेल्टा आई अपान आई माइनस हो जाएगा 1/8 और डेल्टा आई अपान आई का होल ऑफ स्क्वायर। और आगे भी के पद हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं। तो आगे कैसे लिखेंगे, आई मिनिमम बराबर, आई मिनिमम बराबर 2i पहले था तो 2i हमने पहले लिख दिया, डेल्टा आई भी था तो डेल्टा आई हमने लिख दिया। अब 2i से हम -2i से ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए पहले वहाँ पर पद था आपका प्लस का 1, तो हम जब खोलेंगे तो हो जाएगा 2i। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस और लिखेंगे 2i इंटू 1/2 डेल्टा आई अपान आई। तो देखिए यहाँ पर फिर आगे बढ़ाइए, ये आ जाएगा, फिर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 1/8 और यहाँ पर लिख देंगे कितना, इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आई अपान आई का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें से देखिए 2 कट गया और आई कट गया, तो ये आपका बना 2i प्लस डेल्टा आई और -2i और माइनस डेल्टा आई प्लस, यहाँ पर इसको जब खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, क्योंकि हम 2 से यहाँ खोल रहे तो यहाँ पर चलिए पहले ही खोल करके लिख देते हैं, यहाँ पर 1/4, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा ये, तो ये स्क्वायर ये भी हट जाएगा, तो यहाँ तो ऐसे लिख लीजिएगा, ये आ जाएगा 2i इंटू 1/8 प्लस
डेल्टा आई, ये स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर हम अलग कर लेंगे, तो इससे ये आई से स्क्वायर कट गया, 2 से 4 कट गया। यहाँ पर ऐसा करिएगा, यहाँ पर आप 8 ही समझिएगा, 1/8। ठीक है, तो ये कितना बना, देखिए ये इधर से कैंसिल हो गया, ये अब बचा कितना, तो इधर आपके पास बचा ये डेल्टा आई और डेल्टा आई, ये भी कट गया। अब बचा कितना, डेल्टा आई का स्क्वायर और बटे 4i, और यही आपको सिद्ध करना था। तो क्या आ गया, आई मिनिमम बराबर डेल्टा आई अपान 4i, और इसका हम क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, और यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना था, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये 1/8 हमने लिखा है, 1/8 लिखा, और इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, चलिए हम लिख देते हैं फिर से 2i, ये लिख दिया। अब ये 2i से 2i, ये क्या हो, ये गुणा के 2i हमने पहले लिखा, 1/8 लिख लिया है, और एक गुणे का निशान है, गुणे का, और इसको आप यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे तो ये 4 इधर हो जाएगा, i से स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगे समय समय पर एक ही माध्यम में एक दिशा में संचरित होती हैं, जिसमें एक तरंग का आयाम दूसरे तरंग का आधा है। यदि व्यतिकरण से प्राप्त अधिकतम तीव्रता I0 या I0 है, तब प्रकाश की परिणामी तीव्रता I तथा दोनों तरंगों के बीच में कलांतर फाई से व्यतिकरण करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि परिणामी तीव्रता I0/9 ब्रैकेट में 1 + 8 cos स्क्वायर फाई 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा कि दो तरंगे समय समय पर एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, इसमें एक का आयाम दूसरे का आधा है। तो यहाँ हम ये लिख लेते हैं, माना एक तरंग का आयाम, माना एक तरंग का आयाम, एक तरंग का आयाम, यहाँ इसको हम एक तरंग, पहली वाली को ये मान ली हम, क्योंकि एमएस में तो हाँ नहीं, पहली दूसरी किसी को मानी कि एक तरंग का आयाम दूसरे का आधा है, तो हमने A2 को 2a मान लिया है, और दूसरी तरंग का आयाम यानी कि हो जाएगा A1, इसका आधा है, मतलब ये हो जाएगा A, या ऐसे ही बोल सकते थे, A1 को हम A मान लें, दूसरी तरंग को का आयाम इससे डबल कर दीजिएगा, तब भी 2a हो जाएगा, बात एक ही है। चाहे इसको हम कहें A2 जो है A1 A2 का आधा है, या A2 A1 का दूना है। तो हम अधिकतम आयाम की बात करें यहाँ पर, इसलिए अधिकतम आयाम, अधिकतम जो आयाम हो जाएगा वो A + 2a हो जाएगा, मिलके कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो अधिकतम तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसलिए अधिकतम तीव्रता ये हम I मैक्सिमम लिख देंगे, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से पता है I समानुपाती a स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। और यहाँ पर ये कहा गया है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू I मैक्सिमम अपान I9। ये कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिख दिया, इसको हम ऐसे घेरे में बंद कर लेते हैं, और I मैक्सिमम को यहाँ पर I0 कहा गया है, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं
कि ए स्क्वायर बराबर आई नॉट अपॉन 9। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि तब प्रकाश की तीव्रता आई है जब हमको यहाँ पर दोनों के बीच में कालांतर कितना है, फाई है, व्यतिकरण करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फाई कालांतर पर, फाई कालांतर पर परिणामी तीव्रता, ये हो जाएगा आई बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, 2A1 A2 cos 5। अब यहाँ पर A1 का मान तो आपने A लिखा है, तो A1 की जगह पर हम A लिख देते हैं, तो हो जाएगा A का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर प्लस 2। A1 की जगह पर क्या लिख देंगे, A1 की जगह पर हम A लिख देंगे और A2 की जगह पर 2A लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर cos 5। I बराबर A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस 4A स्क्वायर, 2 और 2 का गुणा 4 हो गया और ये A का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका cos 5। यहाँ तक तो आराम से लगा लेते हैं। अब जरा इसको जोड़िएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा I बराबर 5A स्क्वायर, 5A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर cos 5, ये लिख गया। I बराबर, इसमें देखिए A स्क्वायर कॉमन जा रहा है, A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो A स्क्वायर कॉमन गया, ब्रैकेट में कितना बचा 5 प्लस 4 cos 5। अब I स्क्वायर की जगह पे I नॉट अपॉन 9 लिख सकते हैं, तो I बराबर I नॉट अपॉन 9 तो हमने लिख दिया, ये हो गया 5। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है जरा समझिएगा। ये cos थीटा और हमको लाना कितना, थीटा बाई 2 लाना है। तो एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई cos 5 बराबर 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये 4, लगा दिया ब्रैकेट और ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमने नोट करके लिख दिया है। तो 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 और माइनस हो जाएगा ये 1 और लगा, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ये हो जाएगा I बराबर I नॉट अपॉन 9, ये आएगा आपका 5। इसको तो खोल देंगे तो हो जाएगा ये कितना 8 cos स्क्वायर 5 बाई 2 और माइनस हो जाएगा 4। अब देखिए ये आ जाएगा I बराबर I नॉट अपॉन 9 और यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, यहाँ पर 4 घट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा 1 और ये आएगा 8 cos स्क्वायर 5 बाई 2 और यही आपको वहाँ पर सिद्ध करना था। परिणामी तीव्रता I बराबर आएगा I नॉट अपॉन 9 और ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5 बाई 2 और ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.8
8 mm तथा स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी 150 सेंटीमीटर है। यंग के व्यतिकरण प्रयोग द्वारा वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां परिणामी तीव्रता अधिकतम तीव्रता का 50% है। तो पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये है स्मॉल डी, यानी कि स्लिटों के बीच की दूरी जिसको हम स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल डी बराबर आएगा, ये होगा 0.8 mm। इसको हम लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर, ये लिखा। कैपिटल डी का मान है 150 सेंटीमीटर। इसको आप बदल दीजिएगा तो 150 गुणे 10⁻² मीटर, या हम लिख सकते हैं 1.50 मीटर। और इसमें देखिए तरंगदैर्घ्य नहीं दे रखी है, तरंगदैर्घ्य को हम याद मान लेते हैं। तरंगदैर्घ्य से लैम्डा है जो प्रयोग की गई है वो 7200 एंगस्ट्रॉम, ये लिख लिया। तो यहाँ लैम्डा का भी मान हम मेंशन कर देते हैं 7200 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब देखिए तरंगों की तीव्रताएं जो हैं वो हम मान लें, माना I1 बराबर, माना तरंगों की तीव्रताएं I1 बराबर I2 बराबर I हो गया है। और अधिकतम तीव्रता के लिए जैसा कि आपको पता है फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 और cos फाई। तो यहाँ पर हम cos फाई का मान 0 लिखेंगे और ये फाई का मान 0 लिखेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा 1, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो 1 हो गया, तो आ जाएगा I मैक्सिमम बराबर ये I हो गया, ये भी I हो गया। ये देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर I लिखेंगे तो ये बाहर हो जाएगा 2I और ये आ जाएगा आपका 1। तो ये मिलके हो जाएगा 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4। तो I मैक्सिमम आएगा, I मैक्सिमम ये हो जाएगा 4I। ये चीज़ तो आपने पता कर ली कि अधिकतम तीव्रता होगी 4I। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि परिणामी तीव्रता होती है क्या, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार बिंदु पर, या उस बिंदु भी लिख सकते हैं, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता जिसको हम इसको IR लिख देते हैं, और कहा यह गया है कि अधिकतम तीव्रता का 50%। तो अधिकतम तीव्रता का 50% क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम का 50%। तो ये हो जाएगा IR बराबर, ये लिख लीजिए 4I, और 50% का मतलब हुआ 50/100 कट गया, ये आया 1 2 और ये 2 कट गया इधर से। तो IR बराबर हो गया 2I, यानी अधिकतम तीव्रता कितनी मालूम हो गई, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 2I है, यानी कि अधिकतम तीव्रता की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब यदि हम लिख लें, यदि के माना इस बिंदु पर कलांतर
कलांतर कितना हो, फाई हो तो क्या आएगा, ये आई आर आ जाएगा, परिणामी तीव्रता। ये तो हमारी आई ही रहेगी, ये भी आई रहेगी, यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर भी आई रहेगा, ये भी आई रहेगा और ये कितना हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। तो आई आर का मान कितना है, यहाँ पर 2i लिखा है, तो आप यहाँ पर भी 2i लिख सकते हैं। ये भी कट के आपका 2i हो गया, तो ये हो गया 2i और ये भी आपके पास आ गया 2i cos 5। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2i बराबर 2i तो पहले लिखा था, 2i लिख लें। चलिए इसको भी हमने एक बार रिपीट करके लिख देता हूँ, 2i cos 5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो थी नहीं। अब क्या करेंगे, ये देखिए 2i इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2i माइनस 2i बराबर हो जाएगा 2i cos 5। ये कट के तो 0 हो गया, तो आ जाएगा 2i cos 5 बराबर कितना होगा, 0। तो लिख देंगे cos 5 बराबर 0/2π। हाँ देखिए ये आपका हो गया, यहाँ से पक्षांतर कर दिया आपने, आई बराबर लिखा 2i बराबर आई प्लस 2i cos 5 लिख दिया और इसमें आपने इसे हल करके और cos 5 की वैल्यू लिख दी cos 5 बराबर 0। तो cos 5 बराबर 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 5 बराबर cos 90, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तो 5 बराबर कितना हो गया, 90। ये आपको कलांतर उस बिंदु पर मालूम हो गया कितना, 90 अंश। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए उस बिंदु पर कलांतर, जिसको हम डेल्टा फाई के भी नाम से जानेंगे, कितना आएगा, 90 अंश होगा कलांतर। ये डेल्टा फाई बराबर 90 अंश होगा, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं, 90 को लिखेंगे π/2। अब कलांतर और पथांतर में रिलेशन दिखा दीजिएगा, तो हो जाएगा कलांतर तथा पथांतर में संबंध। तो डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला आपको पहले से पता है। इसकी जगह पर हम कितना लिख देंगे, डेल्टा फाई की जगह पे π/2 लिखेंगे, 2π लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे, पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर λ/4। ये चीज़ आपको यहाँ से मालूम हो गई। अब देखिए हमको दूरी पता करनी, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो व्यतिकरण का जो फार्मूला पता होता है, व्यतिकरण के सूत्र से, तो व्यतिकरण का सूत्र ये बताता है पथांतर, जिसको हम वहां पर फार्मूला थोड़ा देखेंगे तो ये मिल जाएगा S2A बराबर x इंटू स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। तो हमको लिखना है पथांतर कितना, λ/4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं λ/4। x हमको है निकालना, स्मॉल डी अभी फिलहाल चलिए स्मॉल डी को ही हम स्मॉल डी ही लिख लें और एक कैपिटल डी लिखना है ऐसे। तो यदि क्रॉस गुणा यहाँ पर कर लेते हैं तो ये बन जाता है x इंटू 4 इंटू स्मॉल डी, x इंटू डी और ये हो जाएगा 4, ये याद आएगा, और ये आएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी। तो ये लिखा है x इंटू 4 इंटू डी बराबर y इंटू डी। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा
लैम्डा इंटू डी बटे 4 गुणे डी। एक्स का मान निकालना तो एक्स बराबर लिख लीजिएगा। लैम्डा का मान आपने लिख दिया है 7200 एंगस्ट्रॉम, तो ये 7200 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, 7200 और गुणे 10 की पावर -10 ये लिख लिया। कैपिटल डी का मान है 1.5, ये लिख देंगे यहाँ पर 4, स्मॉल डी की जगह पर अब लिख देंगे 0.8 गुणे 10 की पावर -3। देखिए यहाँ पर ये दशमलव हटा दीजिएगा, 4 से इसको काट दीजिएगा। तो पहले यहाँ पर लिखिए, हम 8 से इसको काट दें तो 8 करना 8 और 8 9 72, 900 ये मिल गया। तो x बराबर आया 900 ये हो गया, और 10 की पावर -10 ये हो गया। ऊपर हम ले जाएंगे 10 की पावर -3 तो प्लस का हो जाएगा, है प्लस का 3 हो गया, और बटे में आ गया आपके पास 4, और ये 15 भी यहाँ पर और है, बटे का हो गया 4। 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 225। तो x बराबर आएगा आपका, x बराबर 225 गुणे 15 और गुणे 10 की पावर, ये आ जाएगा आपका -7। 225 और 15 का गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 3375 और गुणे 10 की पावर ये है 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, दशमलव ये आ गया यहाँ पर मीटर में, दशमलव हम यहाँ 3 अंक खिसका दें तो x बराबर 3.375 गुणे 10 की पावर -4 ये मीटर हो गया। अब ये मिलीमीटर में लिखना 10 की पावर 3 से इसको और गुणा कर लीजिए तो x बराबर, यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें तो 3.375 गुणे 10 की पावर -4 गुणे 10 की पावर 3, ये बन जाएगा इसमें mm यानी कि मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 3.375 गुणे 10 की पावर -1 mm। दशमलव यहाँ पर और खिसका दीजिएगा यहाँ पर ऐसे, तो जगह 0.3375 mm, ये आंसर आपको मालूम हो गया। x बराबर 0.3375 mm। इतनी दूरी पर जो तीव्रता होगी वो परिणामी तीव्रता यानी अधिकतम तीव्रता का 50% होगी। तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इसमें से परीक्षा में जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसलिए अब आप लोग इसको दोबारा घर पे रिवाइज करिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों की ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, और आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि किस तरह के आपको और वीडियो चाहिए। धन्यवाद।